आप सभी को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान की हमारी सीरीज लगातार जारी है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं। इन भागों और अनुच्छेदों का हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 का अध्ययन हम कर चुके हैं। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों पर हमारी क्लासें जारी है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों पर अब तक हम 2 क्लासें कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने मौलिक अधिकारों का इतिहास जाना था कि भारतीय संविधान में इन्हें कैसे शामिल किया गया, और जाना था कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु वर्तमान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया है, हम अध्ययन कर चुके हैं। अनुच्छेद 13 जिसमें विधि को परिभाषित किया है, उसको भी हमने पढ़ा है। और पिछले वीडियो में जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार पढ़ा था, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। आज इस क्लास में हम नागरिकों के दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम जो है, वो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। आर्टिकल 19 टू 22 में राइट टू फ्रीडम दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में जो बातें हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह बहुत व्यापक है, और इसकी व्यापकता को देखते हुए मैं आपको स्वतंत्रता का जो अधिकार है उनको 2 भागों में पढ़ाऊंगा। आज इस क्लास में हम अनुच्छेद 19 और 20 का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। चलिए आप देखिए, अनुच्छेद 19 जो है उसमें कई खंड और उपखंड हैं। जैसे 19 1 2 3 4 5 6 और 19 1 में क ख ग घ यानी कि आर्टिकल 19 1 A B C D E, इस प्रकार से सारे खंड और उपखंड हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक सुने। काफी सारी स्वतंत्रताएं आपको संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। अनुच्छेद 19 1 क जो है वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19 1 क में सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक यानी कि बोलने की आज़ादी, वाक यानी बोलना, बोलने की आज़ादी सभी नागरिकों को दी गई है। सभी नागरिक जो हैं बोल सकते हैं, बोलने के क्षेत्र में वे स्वतंत्र हैं। बोलने के माध्यम कुछ भी हो सकते हैं। आप बोलें, लिखकर व्यक्त करें, पेंटिंग करें, ड्राइंग कर अभिव्यक्त करें, फिल्म करें, अभिनय करें, किसी भी माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। बोलने की आपको पूर्ण आज़ादी है। आप किसी भी विषय पर खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। 19 1 का में और भी कई अधिकार दिए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जो मीडिया है, मीडिया समाचार पत्र पत्रिकाएं, टीवी, जितने भी मीडिया के माध्यम हैं
तो एक प्रश्न उठता है कि क्या जो प्रेस है उसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद का उल्लेख किया गया संविधान में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रेस है उसकी आज़ादी भी 19 क में ही दी गई है। आप जो भी मीडिया में पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब 19 क में ही प्रदान की गई है। इसके लिए संविधान में कोई अलग से अनुच्छेद नहीं दिया गया है। प्रसारण का अधिकार, आप अपना प्रसारण कर सकते हैं, निजी प्रसारण भी किया जा सकता है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार का एकाधिकार प्रसारण पर नहीं होगा, तो आपको प्रसारण करने का भी अधिकार दिया गया है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, कोई भी राज्य सरकार सामान्य व्यक्ति के फोन टैपिंग नहीं कर सकती है। फोन टैपिंग आपकी अनुमति से ही किया जा सकता है, क्योंकि यह आपकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। फोन टैप करके आपकी अभिव्यक्ति का हनन किया जा सकता है। इस कारण आपको फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। जानने का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, सरकार क्या कर रही है, सरकार की गतिविधियां की जानकारी आपको होना चाहिए, तो आप सरकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के बारे में आप जानेंगे तभी अपना मत व्यक्त कर सकेंगे। इस हेतु आपको जानकारी प्राप्त करने का, जानने का भी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रध्वज लहराने का अधिकार, राष्ट्रध्वज लहराना भी आपके राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करना माना जाता है। इस संबंध में न्यायालय के समीप एक प्रकरण आया था सन 2004 में, नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति निजी कार्यालय, निजी घरों पर भी राष्ट्रध्वज लहरा सकता है, बशर्ते राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाए, जो ध्वज से संबंधित नियमावली या संहिता है उसका पालन किया जाए। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रध्वज के नियम का पालन करते हुए उसका सम्मान कर सकता है, अपने राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त कर सकता है। मौन रहने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो आपको मौन रहने, चुप रहने का भी अधिकार दिया गया है। आप किसी भी विषय पर मौन धारण कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं। सरकार आपसे यह नहीं पूछेगी कि आप चुप क्यों हो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, तो मौन रहने का भी आपको अधिकार दिया गया है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या बोलने की जो आज़ादी है वह असीमित है, हम कुछ भी बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 2 में बोलने की जो आज़ादी है उस पर यथोचित प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, यानी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है, इसके लिए कुछ आधार रखे गए हैं। वो क्या आधार हैं? तो आधार है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता ना विखंडित हो, आपका बयान किसी का भी अपमान ना करे, या कोई भी ऐसी बात आप ना बोलें जिससे देश के टुकड़े होने की आशंका हो। हम नारे सुनते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तमाम ऐसे बयान आते हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो ऐसे बयानों पर अंकुश लगाया जा सकता है। आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। यदि कोई न्यायालय आदेश दे रहा है तो आपको उसे मानना पड़ेगा। आप उसके विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा वक्तव्य आप नहीं दे सकते हो। आप किसी की भी मान हानि नहीं कर सकते हो। तो जहां पर देश तोड़ने की बात होगी,
या सांप्रदायिक दंगे भड़कने की बात होगी तो ऐसे बयानों पर सरकार राज्य अंकुश लगा सकता है। राज्य की हमने व्यापक परिभाषा अनुच्छेद 12 में देखिए, तो उसके तहत कोई भी आप पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19(2) में इसका जिक्र किया गया है। हम देखते हैं जब आम चुनाव होते हैं तो नेता एक दूसरे के विरुद्ध जो बयानबाजी देते हैं वह कहीं ना कहीं बहुत भद्दी होती है। आप ऐसा कोई भी भाषण नहीं दे सकते हो जिससे देश में दंगे भड़कने की संभावना हो। तो यदि आप ऐसे बयानबाजी देते हैं तो इन भाषणों पर, आपके बोलने पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। हम देखते हैं कि समय समय पर जो चुनाव आयोग है वो अपशब्द कहने वाले व्यक्तियों, नेताओं पर भी कुछ समय तक चुनाव से दूर रहने का प्रतिबंध लगाती है कि आप चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। तो ये जितने भी हैं ये अनुच्छेद 2 के तहत ही इसकी व्यवस्था की गई है, यानी कि राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण निर्युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ख जो है आपको शांतिपूर्वक बिना हथियार रखे सम्मेलन करने की आज़ादी प्रदान करता है। आप कहीं पर भी ऐसा सम्मेलन सभा कर सकते हो जो कि शांतिपूर्वक हो और बिना हथियार रखे की जा रही हो। तो ऐसी सभाओं पर, ऐसे सम्मेलनों पर सरकार रोक नहीं लगाएगी। आपको इसकी आज़ादी है कि आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र रखे अपनी सभा, अपना सम्मेलन कर सकते हो। किंतु आप कहीं पर भी कर सकते हो सम्मेलन, इसका भी एक प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(3) में, अनुच्छेद 19(1) ख में दिए गए अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। 19(3) के आधार हैं राष्ट्र की प्रभुता, एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था न बिगड़े, इस आधार पर आपके शांतिपूर्वक किए जा रहे बिना हथियार रखे सम्मेलनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप शांतिपूर्वक सम्मेलन तो कर रहे हैं लेकिन उससे राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता खतरे में है या लोक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, तो अनुच्छेद 19(3) के तहत ऐसे सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको याद हो, रामदेव बाबा ने 2012-13 में एक आंदोलन किया था और रात में पुलिस ने उनके धरने को समाप्त करा दिया था और उस समय आधार यही बताया गया था कि इससे लोक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। तो रातों रात रामदेव बाबा का जो आंदोलन है उसको समाप्त कराया गया था, जबकि वह शांतिपूर्वक बिना हथियारों से किया जा रहा था। तो अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे सम्मेलनों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) ग संघ, समुदाय, संगम की आज़ादी। अनुच्छेद 19(1) ग जो है वो आपको संघ, यूनियन, समुदाय बनाने की आज़ादी देता है। साथ ही साथ संविधान में 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया, जिसके तहत सहकारी समितियां शब्द को भी जोड़ा गया। अर्थात आप संघ, समुदाय, संस्था, सहकारी समितियां बना सकते हो। जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया उसके तहत सहकारी समिति को मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया, साथ ही साथ अनुच्छेद 243 में भी जोड़ा गया। सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो, संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, समुदाय बना सकते हो। इसकी आज़ादी आपको 19(1) में दी गई है। जो आप राजनीतिक दल बनाते हो, तो राजनीतिक दल जो है वह हमें राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह हमारा एक व्यक्तिगत अधिकार है कि हम किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो हम जब चाहे कोई संघ, संस्था या राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन बना सकते हैं। इसकी हमें आज़ादी दी गई है। किंतु क्या हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी संस्था बना सकते हैं? इसका भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(4) में किया गया है। 19(4) में आधार बताए गए हैं कि आप प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था खराब ना हो, इस बात पर आप संघ, यूनियन, संस्था, सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके संघ, आपके राजनीतिक दल, सहकारी समिति से देश की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, तो फिर आप इस संघ, समितियों का निर्माण नहीं कर सकते हो। 19(4) आपको प्रतिबंध करता है। 19(1) घ 19(1) जो है वह कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण कर सकते हो। यानी कि जो राज्य क्षेत्र है भारत का, उसमें किसी भी क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हो, आप घूम फिर कर सकते हो। आपको इस बात की आज़ादी है कि आप किसी भी कोने में जा आ सकते हो, कोई आप पर प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 1(इ) जो है भारत के सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो, रह सकते हो, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी जहां इच्छा होती है आप वहां पर जाकर बस सकते हो। किंतु अनुच्छेद 19(5) में इसे भी प्रतिबंधित करने के आधार बताए गए हैं। 19(5) जो है वह बताता है 19(1) घ और इ में जो अधिकार दिए गए हैं उन दोनों ही की प्रतिबंध करने की बात 19(5) में कही गई है। इसके आधार हैं जनसाधारण या अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि आप कहीं घूम रहे हो, आप निवास कर रहे हो और ऐसे स्थान पर वहाँ की जनता परेशान है, या अनुसूचित जाति जनजाति की जो संस्कृति है, जो अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है, उन्हें आप बाधित कर रहे हो, तो फिर ऐसे समय में आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) घ में जो घूमने की स्वतंत्रता है, राज्य यदि किसी महामारी हो जाए, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपसे महामारी फैलने का भय है। तो यदि कोई महामारी से प्रभावित है या उसकी फैलने की संभावना है, तो ऐसे समय भी आपके जो घूमने की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कि जो कि अनैतिक श्रेणी में आता हो, तो ऐसे लोगों को भी कहीं दूसरी जगह बसने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19(5) में मिलता है। 19(1) च संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। 19(1)
चा जो है वो आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार प्रदान करता था। किंतु हमने देखा संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। अनुच्छेद 31 से भी इसे निकाला गया, तो 19(1)(चा) से भी इसको निकाल दिया गया। 19(1)(छ) व्यवसाय एवं व्यापार चुनने की स्वतंत्रता। 19(1)(छ) के तहत आपको अपनी जीविका उपार्जन हेतु किसी भी व्यवसाय और व्यापार को चुनने की आज़ादी है। आप अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो, आपको इस बात की आज़ादी है। किंतु 19(6) आपके व्यवसाय और व्यापार चुनने की जो स्वतंत्रता है उस पर भी सशर्त प्रतिबंध लगा देता है। आप व्यवसाय तो कर सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन यदि आपका व्यवसाय, आपका व्यापार ऐसा है जो कि प्रभुता, अखंडता या सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर आप ऐसा व्यवसाय, ऐसा व्यापार नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप जो व्यवसाय कर रहे हो वह उसमें मिलावट हो रही है, कोई भी व्यापार है आपका जिसमें आप मिलावट कर रहे हो, आप व्यापार कर सकते हो लेकिन मिलावट नहीं कर सकते हो, आप जहर नहीं बेच सकते हो। तो यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर आपके व्यापार को बंद किया जा सकता है, आपके व्यवसाय को समाप्त कराया जा सकता है। अनुच्छेद 19(6) में इसका उल्लेख मिलता है कि सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जिससे जनहित को नुकसान हो रहा है। हम देखते हैं समय समय पर कई जो व्यापार हैं, चाहे वो आपका बार हो, बारों पर भी सशर्त व्यापार करने की अनुमति होती है। कोई भी बार संचालक जब चाहे अपनी मर्जी से बार संचालित नहीं कर सकता है। कुछ राज्य शर्त रखती है, उसी के अनुरूप आप जो है अपना व्यापार कर सकते हो। तो अनुच्छेद 19 जो है वह बहुत व्यापक है। संविधान जब लागू हुआ था तब 19 अनुच्छेद के तहत नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था अब उसे समाप्त कर दिया गया है। तो यह था हमारा अनुच्छेद 19 जो कि बहुत व्यापक है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैच द कॉलम में आपसे कभी पूछा जा सकता है कि 19(1) में क में क्या है, तो ख में क्या है, चा में क्या है, इस प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अनुच्छेद 20 है वह अपराध से दोष सिद्धि में संरक्षण प्रदान करता है। क्या अपराधियों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यह प्रश्न उठता है। तो हमने जब अनुच्छेद 14 पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, विधि के समक्ष समानता जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही है। तो राज्य के जो अधिकार हैं वे नकारात्मक भी होते हैं। तो यदि अपराधियों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तो फिर राज्य हर व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकती है, क्योंकि यह अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध होते हैं। अब अपराध है क्या, किसे हम अपराध मानेंगे, तो इसको लेकर कहा गया है कि अपराध उन्हें माना जाएगा जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है।
यानी कि जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है वही अपराध माना जाएगा। यदि आप कोई आज अपराध करते हो लेकिन दंड विधान में उसे अपराध नहीं माना गया है तो फिर आप अपराधी नहीं होंगे। आज की तारीख में जो अपराध है किया है आपने, यदि वो दंड विधान में अपराध है तो ही आपको अपराधी माना जाएगा, अदरवाइज आपको दंड नहीं दिया जा सकेगा, आपको अपराधी नहीं माना जा सकेगा। किंतु आप कोई अपराध करते हो और उसका विधान नहीं है तो फिर संसद उसके विरुद्ध जो है कानून बनाकर उसका विधान कर सकती है। लेकिन आज अपराध किया है और कल दंड विधान बनेगा तो आज किए गए अपराध पर आपको दंड नहीं दिया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 20 में की गई है। जिस समय अपराध किया जा रहा है उसी समय दंड का प्रावधान होना आवश्यक है। इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि जो नाबालिग होते हैं, यदि वो कोई गंभीर अपराध कर भी देते हैं किंतु उनके लिए कोई दंड विधान नहीं होता है तो फिर उन्हें मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जाता है, उन्हें सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां पर कुछ समयावधि पश्चात उन्हें आज़ाद भी कर दिया जाता है। सरकार इसके बाद कानून बनाती है तो फिर बाद वाले अपराधियों को उसके तहत दंड दिया जा सकेगा। लेकिन आज अपराध क्या है और कल दंड विधान हो तो आपको इस दंड विधान से दंड नहीं दिया जा सकता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 20 में कही गई है। अनुच्छेद 20 एक बात और कहता है, जो है दोहरे दंड से संरक्षण। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, उस पर एक अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी सजा खत्म हो गई तो कल वापस से मुकदमा चला दिया जाए। यदि आपने एक अपराध किया है और उसकी आपको सजा एक बार मिल चुकी है तो दूसरी बार आपको दंड नहीं दिया जा सकता है, दूसरी बार आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 20 में एक प्रावधान और किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई अपराधी है या नहीं है, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हो, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपराध किया है नहीं किया है, इसके लिए आप दबाव नहीं दिलवा सकते हो कि स्वयं के विरुद्ध वह गवाही दे, स्वयं के विरुद्ध वह साक्ष्य दे। ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं किया जा सकता है कि जब एक व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करे या गवाही दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। आप उसको दबावपूर्वक कुछ भी नहीं बुलवा सकते हो। इसके लिए कोई भी आप किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण उसके साथ नहीं करोगे। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 20 में की गई है। किंतु न्यायालय ने यह जरूर कहा है कि अपराध की तह तक जाने के लिए यदि किसी व्यक्ति के किसी प्रकार की परीक्षण की आवश्यकता है, जो कि जानना जरूरी है, तो फिर ऐसे मामलों में आप उस व्यक्ति के उंगली की छाप या खून का टेस्ट, डीएनए टेस्ट करा सकते हो। इसके लिए आप उससे जरूर उसके नमूनों की जांच कर सकते हो, लेकिन स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु आप बाध्य नहीं कर सकते हो। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 19 और 20 में देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अब कॉपी पेन नोट करें और कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1, संविधान के किन अनुच्छेद में स्वतंत्रता प्रदान की गई है? स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में प्रदान की गई है? नंबर 2, अनुच्छेद 19 ख में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 19(1) ख में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? प्रश्न क्रमांक 3, संविधान में 97वां संविधान संशोधन कब किया गया? संविधान में 97वां संविधान संशोधन कब किया गया? प्रश्न क्रमांक 4, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के उपखंड में दिया गया था? प्रश्न क्रमांक 5, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 21 और 22 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.